अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां अव्हां जी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि इदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां हिकु अहिड़े ख़ानदान जी कहाणी ॿुधंदासीं जंहिं पाण खे इंसानियत लाइ वक़्फ़ु करे छॾियो। अब्दुल सत्तार ईदी ऐं बिल्किस ईदी उहे इंसान हुआ जिन जा नाला ऊंधाईअ में रोशनी जा मीनार आहिनि। संदन लाॾाणे खां पोइ उहा ज़िमेवारी जेकी आहे संदन पुटु फैसल ईदी ऐं संदन नोह सबा ईदी जेको आहे उहो अदा करे रहिया आहिनि। अॼु जे प्रोग्राम में असां उन्हनि जी ज़ाती ज़िंदगीअ जे सफ़र ऐं उन्हनि जे जेको इदारती मुश्किलातूं आहिनि उन्हनि जी कहाणी उन्हनि जे ज़बानी ॿुधंदासीं। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं पुछूं था त हुननि जो सफ़र इहो कीअं पियो गुज़रे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब आपका, आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और सबा फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आई। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ईदी साहब के ख़ानदान में से किसी न किसी का ज़रूर इंटरव्यू करूं, तो मेरे लिए तो ये बहुत एज़ाज़ की बात है। आप दोनों ही जो है मेरे पास आज मेहमान हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी हमें यहाँ पे बुलाया, इज़्ज़त दी। फैसल, पहले तो हमें अपने बचपन के बारे में बताएं कि कैसे गुज़रा और कहाँ गुज़रा। बचपन मेरा मीठादर में गुज़रा और नानी के घर पे जो है मैंने जब होश संभाला तो नानी के घर पे थे। एक कमरे का घर था और जो है वो कागज़ी बाज़ार है मीठादर का इलाका, उसमें जहाँ बड़ा इमाम बारगाह है उसी चौक पे जो है हमारी बिल्डिंग थी। बहुत पुरानी अभी भी है वो बिल्डिंग और जो है अंग्रेज़ शाम भवन बिल्डिंग का नाम था, हिंदुओं के ज़माने की वो बिल्डिंग थी। और उसमें जो है वहीं पे मैं स्कूल गया, वहीं से नानी के घर से प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल वहीं से गया मैं। अच्छा, ईदी साहब आपके साथ रहते थे? नहीं, ईदी साहब नहीं रहते थे, मैं नानी के साथ रहता था। मम्मी भी नहीं रहती थी। मम्मी और ईदी साहब जो है वो ईदी सेंटर मीठादर में रहते थे। अच्छा। जो कि करीब ही था, हमारे 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट की वॉकिंग थी। और जो है कभी हमें मिलना होता तो हम वहाँ चले जाते थे। हफ्ते में सिर्फ जुम्मे वाला दिन छुट्टी का होता था, तो हमारे छुट्टी वाले दिन मम्मी और ईदी साहब हमारे घर मतलब घर पे आते थे और वहीं पे खाना खाते थे बच्चों के साथ। अच्छा अच्छा, हमारे देखने वाले ज़रूर ये देखना भी चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे कि लाशों, बीमारों और मोहताजों के दरमियान जो है आप घिरे हुए, आपकी परवरिश हुई, तो कभी बेजारी नहीं होती थी कि मुझे भी जो है आइडियल लाइफ चाहिए और मैं इस माहौल में कैसे हूँ, क्या हूँ? तो ऐसा कभी आपने सोचा? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि अच्छा लगता था हमें जो है वो ईदी साहब के साथ, लोगों के साथ जो हमारे ईदी होम्स में रहते थे उनके साथ टाइम गुजारना, उनके साथ खेलना। और जो है वो मुख्तलिफ पिकनिक्स पे भी हम इन्हीं के साथ घूमने जाते थे, तो अच्छा लगता था, ऐसा हमें खुशी होती थी। अच्छा, हम यहाँ पे बात करें कराची में जब 84 में शायद धमाका हुआ था, तो उस वक्त सुना है आप ईदी साहब के साथ थे, तो वो बताएंगे कि क्या मंजर था, कैसा था और आपकी उस वक्त उम्र क्या थी? 86 में हुआ था बोरी बाज़ार का बम धमाका। मेरी उम्र 10 साल थी, 86 में हुआ था। और उसमें मैं बोरी बाज़ार में तो नहीं गया था, लेकिन ईदी साहब के साथ ज़िद करके मैं जिना हॉस्पिटल पहुंच गया था। तो वहाँ पे जो अभी भी वो बिल्डिंग बनी हुई है जिना हॉस्पिटल की, इमरजेंसी के साथ बड़ी वाली जो बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत सारे ज़ख्मी भी थे और लाशें भी थीं। लोगों को शनाख्त करवाने का अमल चल रहा था, तलाश कर रहे थे लोग उनके वर्षा जो घरों पे नहीं पहुँचे थे। तो ईदी साहब के साथ दूसरे जो वॉल्टियर्स होते थे उनके साथ मिल के मैं वर्षा को शनाख्त करवा रहा था, मुख्तलिफ वार्डों में ले जा रहे थे। तो 10 साल का था मैं उस वक्त जो है, और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी थी जिना हॉस्पिटल के अंदर। मैंने वो साइट पे नहीं गया था जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, लेकिन जिना हॉस्पिटल में मैंने ईदी साहब के साथ और ईदी साहब की जो पूरी टीम थी उनके साथ वॉल्टियर्स की मैं काम करता रहा, और ये मुझे बिल्कुल याद है। और उसी साल जो है वो 1986 में ही पैन एम का जहाज़ हाईजैक हुआ था,
तो जब वो हाईजैकिंग चल रही थी तो मैं ईदी साहब के साथ जिद करके एयरपोर्ट पे भी गया था। तो एयरपोर्ट पे मैंने एक दिन तकरीबन 5-6-7 घंटे तक वहाँ पे ड्यूटी की। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। और लेकिन जब एक्शन हुआ, अंदर कमांडोज गए थे, तो उस वक्त मैं वहाँ मौजूद नहीं था। ईदी साहब वगैरह थे, तो ईदी साहब ने ही जो है वो फिर वहाँ ये आप पे उसी रेस्क्यू का काम तैयारी किया। की बात करें जो इंडियन वाला था? जो इसमें वो नीरजा खातून जो मारी गई थी, जिसने दरवाजा खोला था, दरवाजा खोला था जिन्होंने, उसने और दरवाजा फिर उनको खोला था। गोलियां और लगी थी। पहली जो खातून गिरी थी वो नीरजा ही थी, और मेरे ख्याल से ईदी साहब ने उनको उठा के वहां से जहाज के नीचे से उठाया था, क्योंकि वहाँ गोलियां चल रही थी। हाँ, कोई जा ही नहीं रहा क्रॉस था। फायरिंग हो रही थी। हाँ, फायरिंग चल रही थी, अंदर भी चल रही थी, बाहर से भी हो रही थी। तो ईदी साहब ने उस जख्मी को जो है उठाया ताकि हॉस्पिटल ले जाएं, और सबसे पहली खातून ही शायद उनको उठाया। फिर बहुत सारे दूसरे पैसेंजर्स ने भी जंपे मार ली थी, और अच्छी खासी हाइट थी, इनकी टांगे टूट गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सुना है कि ईदी साहब ने आपको किसी फरमाइश पे डांटा भी था, तो शायद कोई कोल्ड ड्रिंक या इस तरह का कोई वाक़या था? मम्मी ने मना किया था कि फैसल को पैसे नहीं दो, ये बिगड़ जाएगा। तो छुट्टी वाले दिन, जो उस वक्त जुम्मे को छुट्टी होती थी, तो मैं हर जुम्मे को छुट्टी वाले दिन ईदी साहब के पास जाता था पैसे लेने के लिए ना। मेरे दोस्त वगैरह सब बाहर खड़े होते थे, मेरे कज़न्स या मेरे दोस्त वगैरह, और ईदी साहब को मैं कहता मुझे पैसे दो, हमें बोतलें पीनी है, और मतलब घूमेंगे फिरेंगे और जो है वो एंजॉय करने जाएंगे, या हमें पैसे दो। तो मैं ईदी साहब से मैं 50 रुपये मांग रहा था। तो ईदी साहब ने मुझे मना किया कि मम्मी ने मना किया है कि इनको पैसे नहीं देना, ये बिगड़ जाएंगे। तो मैंने ईदी साहब को, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप थोड़े से तो पैसे दे दो। तो उस वक्त ईदी साहब ने पहली दफ़ा, मैं बहुत ज़िद कर रहा था, तो पहली दफ़ा ईदी साहब ने मुझ पे हाथ उठाया। हाथ इस तरह उठाया कि वो जो स्टिक नहीं होती मरीज़ के चलने की, हाँ। वो चारपाई के साथ लटक रही थी, चारपाई के पाँव के साथ लटक रही थी। तो वो उठा के हल्की सी मेरे पाँव पे जो है ना मारी। तो मैं देखता रह गया कि ईदी साहब ने मुझ पे हाथ उठाया, और उस वक्त भी मेरी उम्र तकरीबन ये 9 साल की होगी। तो मैं देखता रह गया, और जो इतना भारी लगा कि आज तक वो मंजर मेरे दिमाग में है कि ईदी साहब ने मुझे हल्की सी स्टिक मारी थी, छड़ी मारी थी। तो फिर मैं चला गया बाहर नाराज़ होके, और कई दिन तक मैं ईदी साहब से फिर नाराज़ रहा था। अच्छा, उन्होंने मनाया नहीं आपको? नहीं, आते ही नहीं थे, मनाते क्या। हाँ, तो उस वक्त जाहिर है आपकी उम्र भी कम थी, और ये इतनी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, तो इस वजह से आप थोड़ा सा हो गए थे कि कभी ज़िंदगी में हाथ ही नहीं उठाया था ना ईदी साहब ने, कभी भी मुझ पे हाथ नहीं उठाया था, किसी पे भी हाथ नहीं उठाया था। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, और मम्मी ने भी सख्ती से कहा हुआ था कि मुझे पता चला ईदी साहब ने पैसे, मतलब अबू ने पैसे दिए, तो मम्मी भी लड़ाई करेंगी। अच्छा, सबा साहिबा, आप बताइएगा कि आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ हुई, और आपने कहाँ तक तालीम हासिल की, कहाँ से हासिल की? मैं कराची की हूँ, पैदाइश मेरी, और मैंने मैट्रिक किया है, लेकिन मंगनी हुई और उसके थोड़े से बाद ही शादी हो गई थी। मैट्रिक कौन से स्कूल से किया? मैट्रिक मैंने केम स्कूल से ही किया है मैंने। अच्छा, ठीक। अच्छा, जब आपका ईदी साहब के घराने से रिश्ता हुआ था तो एक तो ये जो रिश्ता हुआ था वो कैसे आपका जुड़ा था उनके साथ, या कोई आप करीबी रिश्तेदार थे, या किसी ने भेजा था, क्या क्या कहानी थी, कैसे हुआ, कैसे ये रिश्ता? करीबी तो नहीं थे रिश्तेदार, वैसे रिश्तेदार हैं दूर के, अम्मी की तरफ से होता है, जैसे अम्मी और ईदी साहब के जैसे दूर का है रिश्ता। मगर मेरी फैमिली भी ईदी, जैसे मेरा सरनाम भी ईदी है। अच्छा। मेरे अब्बू की तरफ से। अच्छा। और जैसे हमारे यहाँ रिश्ता कराने वाली औरतें जो होती हैं, उन्होंने करवाया था रिश्ता। अच्छा। और हमने शादी से पहले कभी देखा नहीं था, मंगनी से पहले कभी एक दूसरे को देखा नहीं था। और फिर बाद में जैसे रिश्ता आया, और मम्मी पहली दफ़ा आई देखने के लिए। जी हाँ, पहली दफ़ा आई देखने के लिए, तो अच्छी लगी मैं इनको, और फ़ौरन से उसी वक्त ही इन्होंने कहा कि हम दोबारा कल आएंगे। और फिर पता चला कि जो बड़ी अम्मी देखने आपकी बहन को गई थी? नहीं, मुझे नहीं आई थी। मेरी अम्मी ने कहा था कि बड़ी बहन को देख के वो चले गए थे, एक मर्तबा रिश्ते वाले थे। अच्छा। तो वो देख के चले गए थे, वो उम्रा करने ही चले गए थे। फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर इस दरमियान जैसे ना इनकी, जैसे वो ब्रोकर ने कहा कि इनका रिश्ता आया,
तो आप देखो, तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, मेरी बड़ी बेटी बैठी है तो मैं उनको पहले ना वो करूँगी इसका, फिर बाद में छोटी का करूँगी। तो फिर उसने कहा कि नहीं, आप, उनका नसीब उसके साथ है, आप अपनी छोटी बेटी को ना दिखाओ। तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो सही है। फिर जैसे फर्स्ट टाइम आए और जैसे ही मुझे देखा और पूछा कि नाम क्या है, तो मैंने कहा शबाना। शबाना। तो फिर इन्होंने कहा नहीं, हम सबा कहेंगे। तो बस ये, और फिर जैसे ही देख के गई और फिर ऊपर तले कई दिन तक वो आती रही अपनी भाभी को लेके, और फिर अपनी बेटियों को भी लेके आई। तो जीनत बाजी के साथ फर्स्ट टाइम आई थी ये, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर समझो कि 15 से 20 दिन के अंदर वो सब चीज़ें तय हो गई। फिर आखिरी में हमने एक दूसरे को देखा, वो 9 नवंबर का दिन था, इकबाल डे। क्या बात है। छुट्टी वाला दिन था ये, मुझे याद है। छुट्टी वाली अल्लामा इकबाल का दिन। तो उसमें हमने एक दूसरे को देखा, फिर हाँ कह दिया इन्होंने, फिर बस मंगनी हो गई। आपने देखा था? हाँ, बस थोड़ा सा यूं करके। करके। अच्छा, ये आपने बताया कि मम्मी जब आपको देखने आई थी तो आपका नाम शबाना था और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको सबा कहेंगे। तो जब ईदी साहब ने आपसे पहली दफ़ा देखा या आपसे जब बात की थी तो क्या कहा था उन्होंने आपसे? हाँ, पहली दफ़ा इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा ये तो कुबरा जैसी लगती है। हाँ। मेरी बड़ी नंद है जो नंद है कुबरा आपकी, ईदी। जी, हाँ, बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि वो कुबरा जैसी लगती है मुझे। और फिर जब हमें फर्स्ट टाइम मंगनी के बाद जैसे गई थी मीठादार में, मम्मी ने बुलवाया था खाने के लिए, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको चिल्ला बनाने आता है? हाँ। तो मैंने कहा जी मुझे आता है। तो इन्होंने कहा पास हो गए आप। अच्छा, इनके ये तो ईदी साहब को चिल्ले बहुत पसंद थे? जी। अच्छा, यहाँ पर सबा साहिबा ये बताइएगा कि फैसल ईदी है और ये काफ़ी सादे हैं, पहनने में भी, कपड़े पहनने में भी, आदतों में भी, और कई ऐसी चीज़ों में जो है ना इनमें सादगी होती है। तो ये कभी रोमांटिक हुए हाँ है हैं? रोमांटिक। इजहार करते हैं कभी? आप अच्छी लगती हैं आप जब कुछ पहनती हैं? पहले बहुत करते थे, अभी नहीं करते। अब नहीं करते? मैं नजरिए से रोमांस करता हूँ। अच्छा, आप नजरिए से रोमांस करते हैं। आप क्या समझते हैं कि औरत सिर्फ नजरिए के रोमांस से चलती है या कभी कभी उसको अल्फाज का भी सहारा देना अल्फाज पड़ता का है? सहारा चाहिए होता है। चाहिए होता है? मेरा रोमांस सबा के साथ भी है, मेरे नजरिए के साथ भी है। तो जब नजरिए के साथ रोमांस होता है ना, तो ये जलस हो जाती है अच्छा कि ये नजरियाती बातें मेरे से नहीं करो। अच्छा, तो आप ज़ाहिर है आप बड़ी हस्ती हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, और पूरे पाकिस्तान के उस एक तबके के, ना सिर्फ कई ऐसे तबकात हैं जिनके लिए आप काम करते हैं, आप मज़हब भी उसमें नहीं लाते कई चीज़ें। तो उस हवाले से ज़ाहिर यहाँ पे ज़ाहिर मैं पूछना चाहूँगी कि कभी इस तरह से आपको कहीं लेके गए घुमाने के लिए कि चलें कहीं घूम के आते हैं, कभी कहीं इंसान है बहुत सारी मसरूफियात के बावजूद भी कि आपको कहीं ले जाते हैं? कम जाते हैं, मगर कम जाते हैं। कभी हाँ लेके भी जाते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं लेके जाते, लेके भी जाते हैं। और अभी मसरूफियत हमारी इतनी होती है कि बहुत कम फैमिली को टाइम देते हैं। फिर भी बच्चे भी जिद करते हैं और मैं भी कहती हूँ कि नहीं, फैमिली के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। ज़ाहिर एक होता है फैमिली मेम्बर को भी कि अब्बू आएँ और हमें लेके जाएं, तो हाँ ये भी करते हैं। और दोनों समझो कि बैलेंस थोड़ा सा है। तो आपका जब आपकी शादी हुई थी तब ज़्यादा ख्याल रखते थे या अब ज़्यादा ख्याल रखते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ लोग जो शुरू से रख रहे होते हैं वो आखिर तक भी उसी तरह से रहते हैं, कई साल गुजर जाए। लेकिन कहीं कहीं, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, कहीं कहीं ऐसा ज़रूर आता है कि बीच में एक गैप आ जाता है, चाहे वो बच्चों के हवाले से हो या दूसरी मसरूफियात के हवाले से हो। तो आपके आपसी रिश्ते में कभी ऐसा थोड़ा सा गैप आया कहीं पे कि अब आपको जब लगा हो कि भाई फैसल अब मुझ पे तवज्जो नहीं देते और मुझसे जो है वो उस तरह से बात नहीं करते जैसे पहले करते थे? नहीं, इस तरह से तो कभी नहीं है, मगर थोड़ा सा ये है कि ईदी साहब का इंतकाल हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा समझो कि ये डिस्टर्ब भी थे। और फिर ज़ाहिर इतना बड़ा वो था, सानिया था, तो हम खुद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। तो ये थोड़ा सा ये कि फिर वो सारा इनके ऊपर कंधों पे इनका सारा काम आ गया, इनके बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ गई। फिर मम्मी की डेथ हुई
चाहे ये बहुत बड़ा सानिया था मम्मी का इंतकाल। और हम खुद वो सोच नहीं सकते थे कि मम्मी की अचानक इतनी डेथ हो जाएगी मम्मी की। तो ये बहुत बड़ा था कि बहुत ज़्यादा हम खुद समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें। तो यही कि हमने एक दूसरे का साथ दिया और बच्चों ने भी काफ़ी साथ दिया। बच्चों ने भी साथ दिया। हमारे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं हमारे। तो बड़ा बेटा बहुत समझदार है माशाल्लाह। और बहुत पहले से ईदी साहब इनको लेके जाते थे कोई हादसे में, या जब पहली दफ़ा ये गए थे तो 8 साल के थे। मेरा बेटा 8 साल का था। मेहराबपुर में ट्रेन हादसा हुआ था ट्रेन सिंध हादसा जी, जी। में, तो ईदी साहब उसको लेके गए थे, बाई एयर आए थे, हम लोग बाई रोड गए थे। तो जो है वो ईदी साहब मूसा साथ था मेरा बेटा, वो उनके साथ साथ ही था पूरे ट्रेन वाक़या के अंदर। तो हम जब पहुँचे थे तो ज़ख्मी सारे जो हैं वो हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। और हम जो हैं वो जो ज़ख्मी थे, जो डेड बॉडीज़ थी, उनको जो है वो अपने गांव की तरफ रवाना कर रहे थे, वो जिस गांव के थे। तो उस तैयारियों में लगे हुए थे। किसी की जो लाशें थी कुछ इसमें शनाख्त नहीं हो रही थी कौन है कहाँ का है, तो वो भी अमल साथ साथ चल रहा था। तो रात हो गई। रात को वहाँ का जो मेयर था सिटी का, वो ईदी साहब को और मेरे बेटे को, मुझे भी कहा कि आप साथ चलो, तो मैंने मना कर दिया कि मैं यहीं पर हूँ अपने स्टाफ के साथ और वर्कर्स के साथ। आप ईदी साहब को ले जाएं, क्योंकि ईदी साहब को उस ज़माने में फालिज भी हुआ था, ईदी साहब कमज़ोर बहुत थे। तो वो उनके घर चले गए रुकने के लिए। मैं मस्जिद में रुका था, तो साथ जो है ना वो मेरी मजाक उड़ाता था दूसरे दिन आके कि हम एसी में सोए और आप मस्जिद में सोए। बिल्कुल। फैसल, आप बचपन में अमेरिका चले गए थे। जी। और वहाँ क्यों जाना पड़ा था और वहाँ पे कितना अरसा आप रहे? ईदी साहब जो है वो सियासी बयानात देते थे, सियासी पार्टियों से उनकी बनती नहीं थी कराची में, जो सियासी पार्टियां एग्जिस्ट करती थी। तो मम्मी जो है ना हमेशा ईदी साहब से नाराज़ रहती थी कि आप सियासी बयानात देते हो, मुखालफत में बोलते हो आप इनके सियासी पार्टियों के, तो बच्चों को जो है वो कभी नुकसान ना पहुंचा दें। तो मम्मी से हमेशा ईदी साहब की लड़ाई रहती। तो ईदी साहब कहते थे कि क्या करें, मुझे तो काम करना है, मुझे बोलना भी है और मेरा नज़रिया है, मेरी सोच है एक पॉलिटिकल में, उसके हवाले से बात करूँगा हमेशा। तो मम्मी हमेशा से जो है ना खौफ खाती थी। और इसलिए फिर एक फैमिली थी जो कि मम्मी से काम, एक डॉक्टर थी जो अमेरिका में सेटल थी, जो यहाँ पे पहले मीठादर में काम करती थी। तो उससे जो है वो मम्मी ने रिक्वेस्ट की। वो एक दफ़ा आई हुई थी अपने भाई के लिए एडॉप्शन के लिए ना। तो मम्मी ने उनसे बात की कि मेरे बेटे को वहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे जो है हालात अच्छे नहीं हैं। तो वो राज़ी हो गई कि चले ठीक है मैं ले जाती हूँ। फिर उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी और 1989 का साल था। फिर ईदी साहब जो है वो मुझे अमेरिका ले गए मम्मी के साथ, और वो उनके घर छोड़ के आ गए। तो वहाँ पे मैं पहले 1 साल रहा, फिर वापस आ गया। मुझे नहीं पसंद, मज़ा नहीं आता था। 2 साल रहा इनके पास। फिर वापस पाकिस्तान आ गया। यहाँ की स्कूलिंग वापस मैंने दाखिला लिया पाकिस्तान की स्कूल में, मुझे बहुत मुश्किल लगी। फिर वापस अमेरिका चला गया। अच्छा। वहाँ पे 1-1.5 साल और रहा, फिर वापस आ गया। इसके बाद फिर यहीं पे सारी स्कूलिंग की। अच्छा फैसल, हमें ये बताइएगा कि ईदी साहब जो हैं फैसलों में कितनी जो जमहूरियत थी और वो कितना मशवरा मानते थे? ईदी साहब अपना फैसला मुसल्लत नहीं करते थे कभी भी, आपको खुद ही फैसला करने देते थे। और इनमें कुछ बुनियादी चीज़ें थी, उनमें ईदी साहब बहुत ज़्यादा रिजिड थे। बाकी जर्नली वो किसी के मामले में दखल नहीं देते थे। और जो है वो आपको अपनी तरीके से जीने देते थे, अपने तरीके से काम करने देते थे। काफ़ी आज़ाद ही से जो है वो काम करने के जो है वो आपको छूट देते थे। लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें होती थी उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो मज़हबी मामला अगर कोई आ जाए उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे कि अगर आपने मज़हबी तासुब कर दिया किसी के ऊपर या कौमी तासुब कर दिया, उसमें जो है ना ईदी साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे, सख्त हो जाते थे। किसी किस्म के तासुब पे अगर आपने बात की ना तो फिर वो ईदी साहब बहुत रिजिड हो जाते थे। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांजो ब्रेक जो टाइम थियो आहे, असां वञूं पिया ब्रेक ते। ऐं असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई फैसल ईदी साहब सां ऐं सबा फैसल सां। ऐं ॾिसंदा रहंदो, असां कुझु देरि में वापसि अचूं था पंहिंजे ब्रेक खां। वठूं था हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक।
वेलकम बैक टू नाज़रीन अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां ईदी साहब ऐं ईदी साहब जे पूरे ख़ानदान जी कहाणी तव्हां ताईं पहुचाए रहिया आहियूं त अचो त पंहिंजी गुफ्तगू खे उते ई जारी कयूं था जिते असां छॾियो फैसल हमें ये बताइएगा कि घर जिसे कहते हैं जहाँ वालिदैन रहते हैं बहन भाई रहते हैं आपको नसीब हुआ सुना है कि बिल्किस साहिबा की भी ये ख्वाहिश थी उनके अपने घर की तो आप इसको कैसा देखते हैं? नहीं, घर मेरे मम्मी का तो कभी भी नहीं बना। ईदी साहब ने, हम जो बड़े हुए नानी के घर पे जो है वो बड़े हुए और वहीं से सबकी शादियां हुई और मम्मी की ख्वाहिश थी कि अपना घर बने। मम्मी ने सबसे पहले 25 साल से मेरी शादी को तकरीबन 27-28 साल हो गए ना, जब नहीं 25 साल हो गए। 28 14 अगस्त को पूरा 28 आपकी शादी भी 14 अगस्त को हुई है? 14 अगस्त को हुई है। तो मम्मी ने जो है वो मेरे लिए घर लेके रखा था। पहले हम ली मार्केट पे रहते थे लियारी में, फिर जो है वो हम खारदर आ गए 1-1.5 साल के बाद और फिर वहाँ से मम्मी कहती थी खारदर छोड़ दो, खारदर अच्छा इलाका नहीं है, जो है वो आप छोड़ दो। क्लिफ्टन पे मम्मी ने घर लेके रखा था। ईदी साहब से लड़ झगड़ के जो है वो एक घर लिया था 20 साल पहले। वो मुझे इतना कहते रही चले जाओ, मैं कभी भी नहीं गया। मैंने कहा मैं कभी पोश एरिया में नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं पसंद ये अमीरों के इलाके में जाना। और 10 साल तक मम्मी ने वो घर रखा लेकिन मैं नहीं गया। इसके बाद फिर मम्मी ने एक और जगह क्लिफ्टन पे वो बेचा, फिर एक और जगह लिया, वो भी तकरीबन 7-8 साल रखा। और फिर जब आखिर में मम्मी मर रही थी ना, तो इससे मम्मी ने बच्चियों की शादी की वजह से कहा कि खारदर छोड़ो, फैसल को बोलो कि वहाँ पे जाए। तो ये लोग, मम्मी ने इन लोगों से ज़बान ले ली। अच्छा, उन्होंने आप पर तो प्रेशर नहीं मैं तो डेवलप 20 कर साल पाई, से 20 साल से कहा कोशिश कर कि रही थी। बहू को कोशिश करती हूँ तो इसी बच्चों तरह के से लिए, हुआ। हाँ जी, बच्चों की हाँ, परवरिश के लिए या उनकी शादियों के हवाले शादियों से की। तो उन्होंने क्यों ऐसा सोचा? जैसे खारादर की हम बात करें तो आप पले बड़े वहाँ पे, आप भी वहीं से शायद ताल्लुक़ रखती थी, तो फिर जो है उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि शायद रिश्ते ना आते उनके, इस वजह से वो शायद बड़ी थी या कुछ सोच रही थी? कभी उन्होंने आपके साथ इस तरह से डिस्कस किया कि इसके पीछे वजह क्या है कि आप यहाँ से मूव करें, कहीं और जाके रहें बच्चों के साथ? नहीं, मम्मी कहती थी आप चले जाए, इसलिए कि फैसल को तो शौक़ नहीं है। हाँ। और ना कभी मेरा घर बना, तो मैं चाहती थी शुरू से कि मेरा अच्छा कोई घर हो, गैलरी वाला हो और वहाँ पे मैं कपड़े सुखाऊं। मम्मी की हमेशा से ख्वाहिश थी। बिल्कुल। तो फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, मैं ना बेटियों के लिए, आपकी जो 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, तो ना इनके लिए मैं घर दूंगी और आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। तो हम तो वहाँ पे चले गए। फैसल अभी मीठादार में ही रहते हैं, आते हैं घर पे हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते, तो इस तरह से आते हैं और घर में। और मैं वैसे मम्मी के इंतकाल के बाद तो सारा दिन मेरा वहीं पे हेड ऑफिस में ही गुजरता है इनके साथ। बाकी वहीं से जो मम्मी जो सारे काम करती थी, सारे हर जो इनके ऊपर जो सारी जिम्मेदारियां थी वो, तो वो सारी जिम्मेदारियां समझो मैंने संभाली हैं। फैसल ने कहा कि आप मम्मी की जगह पे बैठो और जो मम्मी सारा जो काम देखती थी, करती थी, वो सारा आप करो। तो मम्मी के साथ मैं बहुत पहले से ही अटैच थी और मम्मी ने मुझे ये सारा काम सिखाया, ये सारा। और ईदी साहब से भी बहुत माशाल्लाह अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए कि मुझे ईदी साहब कभी इन्होंने बहू नहीं समझा, मुझे ईदी साहब ने बेटी समझा। और फैसल से ज़्यादा मेरे से ही वो ज़्यादा बातचीत भी करते थे और कहते थे कि फैसल मेरी दोस्त की बेटी है, इसका बहुत ख्याल रखना, ईदी साहब कहते थे। और फरमाइशें भी मुझसे ही करते थे ईदी साहब के मुझे ये खाना है, इसलिए कि इनके ईदी साहब को मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था। तो अच्छा। जी, मम्मी को भी अच्छा लगता था। मम्मी भी फरमाइशें करती थी कि मुझे सवा ये बना के भेजो खाना, तो मैं भेज देती थी। इसलिए कि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वही हमारे घर की रौनक भी होते हैं और इनकी दुआएं लगती भी हैं और बहुत, हाँ बिल्कुल। तो माशाल्लाह इनकी दुआएं जो हम यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। अच्छा, आपकी शिकायत थी इनसे कि किचन बनाने की, कुछ दरवाजे बनाने की, वो काम कहाँ तक पहुँचा? वो तो अभी तक नहीं हुआ। मैं पुराने घर में जब यहाँ पे घर ही शिफ्ट हो गया ना, खारादर में जो रहती थी मैं,
तो वहाँ पे कितने सालों से मैं इनसे कह रही थी कि फैसल बहुत लीकेज थी हमारे घर में, तो किचन का बाथरूम का, तो मैं ये 4-5 सालों से इनसे कह रही थी फैसल आप किचन बना दो, मुझे बाथरूम बना दो, तो नहीं आज नहीं कल, आज नहीं कल, इस तरह से 5 साल निकल गए। फिर मम्मी ने वो घर दिया मुझे क्लिफ्टन वाला, तो फिर वहाँ पे शिफ्ट हो गए, मगर वो घर बना नहीं अभी तक। वो ऐसे, हाँ वो ऐसे का वैसा ही था। और कलर जब मैंने फर्स्ट टाइम जब हम रहने के लिए गए थे, उसके तकरीबन 18 साल बाद मैंने फर्स्ट टाइम कलर करवाया था। मैंने 18 सालों के बाद मैंने कलर करवाया था। अच्छा, और वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। जी, जब ये नहीं थे मम्मी से पूछ के, वो मम्मी ने कहा कि अभी तो ये नहीं है, आप करवा लो कलर। तो फिर मम्मी ने कहा कि आप करवा लो, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी वो करवाए कि चलो ये यहाँ पे नहीं है, अच्छा, वाला ये ऐसा होता था कि मम्मी अक्सर मेरी 1-2 मुलाकातें होती हैं या कभी आम की सीज़न भी होती हैं, तो मम्मी को मैंने कहते हुए सुना है कि जल्दी जल्दी खा लें, ईदी साहब आ ईदी साहब जाएंगे, आएंगे। क्योंकि वो इसी तरह से वो आपको भी जी। उसी तरह से कहती थी कि इनसे आने से पहले जो है ये सारा काम करवा लें। जी जी। अच्छा, सबा हमें ये बताइएगा कि आपके बच्चे माशाल्लाह से कितने हैं और अभी वो क्या कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, क्या काम कोई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां हैं। बड़ा सबसे बेटा साद है, जो इदी साहब ने अपना नाम रखा अब्दुल सत्तारी जी, जूनियर अब्दुल सत्तारी जी, लगते भी हैं। जी, इन्होंने अपना नाम रखा है इदी साहब ने। और माशाल्लाह वो 26 साल का है। और इसने BBA कंप्लीट किया इसने, और अभी पायलट का कोर्स कर रहे हैं माशाल्लाह। और बहुत पहले से ही इदी साहब के साथ और अभी फैसल के साथ माशाल्लाह इनका दायां बाजू बन गया है माशाल्लाह जी। और सब बहुत इनके साथ साथ में होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं, और अपनी पढ़ाई भी अभी पायलट का कोर्स कर रहे हैं, तो माशाल्लाह अभी इसके सिर्फ पेपर्स देने बाकी हैं, तो माशाल्लाह फुल पायलट बन जाएगा मेरा बेटा। और दूसरी सेकंड नंबर पे है राबिया, जो मम्मी ने अपनी अम्मी का नाम रखा था, तो ये मेरी बेटी का नाम है राबिया, और वो माशाल्लाह MBBS डॉक्टर बन चुकी हैं और अभी हाउस जॉब कर रही हैं। और तीसरी है मेरी मरियम, जो मम्मी की खाला का नाम था, तो इन्होंने कहा कि ये रखना है, तो इन्होंने मेरी बेटी का नाम ये रखा। और जो क्या कर रही थी आखिरी वाला आपका बेटा मरियम वो अकाउंटेंसी पढ़ रही थी। और आखिरी शायद CA आपका कर रही थी। हाँ, CA कर रही CA थी। कर रही थी, तो इनकी बहन के बेटे से रिश्ता आया, तो फिर हमने वहाँ पे शादी कर दी मेरी बेटी की। और जो चौथा है मेरा बेटा माशाल्लाह क्लास 10 का स्टूडेंट है, और वो भी है थोड़ा बहुत इन्वॉल्व यहाँ पे, इसलिए कि इसकी थोड़ी एज छोटी है और चाहिता है वो थोड़ा, तो ये थोड़ा, मगर बाकी सब बच्चे माशाल्लाह सब इसमें ही इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये एक बात मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पे दादा दादी जाहिर है आप बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लाड भी देते हैं, थोड़ा बहुत बिगाड़ते भी हैं, तो वो कितना वक्त देते थे, कितने उनके लाड उठाते थे, या कभी इत्तफाक के आप माँ हैं किसी ऐसी चीज़ पे आप उनको डांटती भी होंगी, तो फिर क्या जो है इदी साहब और मम्मी का होता था कि आप उनको कहें या नहीं कहें, ऐसा नहीं करें? नहीं, माशाल्लाह ये कि कभी इन्होंने मेरे खिलाफ जाके बच्चों को वो नहीं किया। हाँ, ये हमारा तो काम इंसानियत की खिदमत का ही है, तो अच्छा लगता था कि इसी में मेरे बच्चे अभी भी इसी में ही हैं और ये कर रहे हैं, इनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं माशाल्लाह। और अच्छा लगता है किसी की मदद करना, किसी के काम आना, तो ये भी हाँ। कभी ये इधर सब पैसे देते थे तो फैसल डांटते थे इनको, और मुझे भी डांटते थे कि आपने क्यों लिए। तो वो जो इधर साहब कभी भी वो पैसे यहाँ बच्चों को देते थे ना, तो मैंने एक गल्ला रखा था मैंने, हाँ, तो उसमें जो भी आते हैं मैं उसमें ही डालती थी, वो गले में ही डालती थी। तो एक दफ़ा ये इन्होंने तोड़ा गला और निकले इसमें से पैसे, हाँ पैसे निकले, तो इतना गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए। तो मैंने कहा कि देखें ये मैं अपने पास ना इसको खर्च कर रही हूँ ना, बस वो एक बच्चों की जो नाम से जो ईदी साहब देते थे वो मैंने गले में जमा करके रखी। और वो जो जब वो होते थे तो वो मैं इसको तोड़ के और मैंने प्राइस बॉन्ड लेके रखती थी। हमेशा से मेरी आदत इतना खर्च करने की नहीं है, तो वो प्राइस बॉन्ड लेके रखती थी मैं हमेशा से। तो ये बच्चों के नाम से कि चलो ये इसमें लगेगा तो और इसमें ऐड हो जाएंगे और बच्चों की एक रकम हो जाएगी महफूज। तो ये था, तो इसमें ये बहुत इन्होंने गुस्सा किया, तो फिर मैं रोने बैठ गई कि आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, मैंने थोड़ी मांगे, मैंने ईदी साहब से पैसे, मैं तो मना करती हूँ कि आप नहीं दो, मगर ईदी साहब खुद अपनी मर्जी से देते हैं कि नहीं। वो जुमे वाले दिन वो मेरा बेटे और मेरे बच्चे वहाँ पे जाते थे ईदी साहब के पास नमाज़ पढ़ने के लिए,
तो वो हमेशा वो कुछ ना कुछ इनको देते थे। तो वो आके मुझे दे देते थे, मैं गले में डालती थी। तो ये याद रह गया कि हाँ ये बहुत गुस्सा तो है इनको वैसे। तो इन्होंने क्या गुस्सा, और फिर मम्मी ने कहा, मम्मी ने साइड ली मेरी कि आप क्यों वो करते हो, बच्चे को दिए ना, सबा को थोड़ी दिए कि आप गुस्सा कर रहे हो। फिर मम्मी ने इनको डांटा था। तो उसकी क्या वजह थी फैसल के आप क्यों नहीं चाहते थे कि अगर दादा उनको कुछ पैसे दे रहा है या इवन बहू को भी कभी कभार दे सकता है, तो उस पर आपको क्यों एतराज़ात होते थे? नहीं, मुझे डर था कि कहीं बच्चे बिगड़ ना जाए ना, जैसे अच्छा। मुझे जैसे एडी साहब आप ने 50 रुपए में बदला मुझे तो नहीं मार ले रहे थे एडी साहब से? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन डर था कि बच्चे अगर गलत रास्ते पे ना चले जाएं। पैसे ज़्यादा होते हैं तो फिर गलत किस्म के दोस्त भी बन जाते हैं। बिल्कुल। तो उसी खौफ की वजह से कि पैसे इतने दे ही ना के जो है वो इनके करीब कोई आए, बाकी और कोई वजह नहीं थी। और मेरे बच्चों की भी यही आदत थी, खासकर मैं छोटे बेटे की मैं कहती हूँ कि उसको मैं समझाती थी कि देखो महंगी होगी तो मैं नहीं दिलाऊंगी चीज़, और जो थोड़ी सी सस्ती होगी वो मैं आपको दिला दूंगी। तो फिर अभी इसकी ऐसी आदत हो गई थी कि पहले पूछता था ये कितने की है। हाँ। कहीं पे भी शॉप पे जाता था तो ये पूछता था, मम्मी ये पूछो आप ये कितने की है। तो हम मैं पूछती तो रीजनेबल होती तो मैं इसको दिला देती उन थी। बच्चों को समझ आ गई जी हाँ, माशाल्लाह से हमारे वक्त बच्चे के साथ और पैसे किस तरह से खर्च करने हैं, और ये एक मैं समझती हूँ बहुत अच्छी आदत है कि आपका बच्चा खुद जो है ना वो डिसाइड करता है कि आया मुझे ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है। यहाँ पे आपकी बात हो रही थी आपसी थोड़ी बहुत झगड़े की, तो ये तो खैर बच्चे हैं, कभी ऐसा आप तो जाहिर है इनके साथ अब चल रही हैं मम्मी के बाद, इससे पहले कई लोगों के साथ ये मिलते हैं, उठते बैठते हैं, तो कभी किसी चीज़ पे आपने इनसे झगड़ा किया कि आप जो है हर वक्त बाहर होते या आप फलां के साथ होते या आप ये होता है, तो आपसी कभी झगड़ा हुआ या फिर घर में कभी इस तरह से किसी छोटी सी बात को लेके? शहर में यहाँ भी होते हैं तो झगड़ा तो लड़ते। इसमें होता है, ये लाजमी है। बिल्कुल। बीवी झगड़ा ना करे तो काम कैसे चले? नहीं, हमारे घर के बारे में एक चीज़ पड़ोसी कहते थे कि हर वक्त हंसने की आवाज़ आती है। क्या वजह क्या है? तो मैं इनको कहता था ये कोई चीज़ फेंके मुझे मारने के लिए, हाँ। लग जाए तो ये हंसे और ना लगे तो मैं हंसूं। हंसूं। तो हर वक्त हंसने की आवाज़ इसलिए आती है हमारे घर में तो से। ये सिर्फ कहावत है या रियल में ऐसा कुछ था? नहीं रियल में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पहले तो जब नई नई शादी हुई थी तो मैं थोड़ा सा कंप्लेन करती थी कि आप लेके जाओ, तो अब फिर ज़ाहिर है वो मेरा भी बचपना था कि, और इनके काम भी ऐसे थे कि ज़ाहिर है इनको देखना करना, इधर सबके पास बैठना करना। तो जब समझ आ गई तो बस चुप हो गई। हाँ, बाकी ये कि इनका काम ऐसा है। इनको तो सब्र आ क्या गया, इन करें? तिलों में तेल नहीं है। नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इतना क्या लड़ना, फायदा क्या है? फायदा क्या है, कुछ होना तो है नहीं, लेकिन कोशिश आप अभी भी करती होंगी। नहीं अभी तो मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हो गई हूँ मैं। अभी मेरे बच्चे माशाल्लाह वो थोड़ा बहुत करते हैं कि मम्मी सारा दिन आप बाहर होती हो। हाँ। मेरा बेटा खास करके छोटा बेटा जो होता है वो, तो वो कहते हैं मम्मी सारा दिन आप बाहर होती हो। तो मैंने कहा कि देखो बेटा काम तो करना ही है हमें, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कोऑपरेट कर लें आप लोग का। तो बस यही हम होता है। लंदन जाते हैं, हमारे ऑफिस वहाँ पे भी है, लंदन में है, अमेरिका में है। तो लंदन पिछले 25 सालों से जाते हैं, लेकिन कभी इनको घुमाने नहीं ले गया वहाँ पे, बस मोहल्ले में कहीं घूम लिया, पार्क चले गए। तो अभी 3-4 साल पहले अकरम कायम खानी हमारे दोस्त हैं लंदन में, वो जो है ना मेरे बच्चों को और सबा को जो है वो घुमाने ले जाते हैं कभी मुख्तलिफ जगह दिखाने के लिए। वो मैंने भी आज तक नहीं देखी थी, फिर उनके साथ में भी चले जाता था। तो शौक ही नहीं है कि इस तरह कभी कहीं जाएं, घूमें फिरें। बस जाते हैं, काम निपटाते हैं, करीब में कोई पार्क है वहाँ चले गए, वॉक कर ली, शॉपिंग सेंटर चले गए, बस इससे ज़्यादा नहीं। कभी आपको ले गए हैं? अक्सर जैसे मम्मी एक दफ़ा बता रही थी कि मैं हमेशा जो है उनको रिश्ता देती हूँ जो एक बोतल पिलाए और सीवी पे ले जाए। तो कभी आपके मामले में ऐसा उन्होंने कहा फैसल को कि आज जो है सबा को आप ले जाएं, सीवी पे ले जाएं या बोतल पिलाने ले जाएं, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं ये तो खैर नहीं, मगर बहरीन जो मम्मी को अवार्ड मिलने वाला था मम्मी को बहरीन में, तो इन्होंने कहा नहीं सबा आएगी तो मैं जाऊंगी वरना नहीं आऊंगी। अच्छा। तो मुझे ज़बरदस्ती लिया मम्मी ने और हम गए बहरीन, और अक्सर वो कहते थे आप जाओ, हम यहाँ पे बैठे हुए आप जाओ घूम कर आओ।
अच्छा। तो मैं कुबरा और बहरीन हम गए थे, अवार्ड मुझे दिया था ना, मम्मी साथ थी। जी तो उन्होंने 3 मर्सिडीज़ बड़ी वाली लेमोजीन वाली मर्सिडीज़ हमें दे दी कि ये आपके होटल के होटल नीचे के लिए। खड़ी रहेंगी। हाँ। आपको जब भी जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, तो हमने उनको मना किया कि हमें नहीं चाहिए। चाहिए। फिर 2 रिटर्न की, उन्होंने एक ज़बरदस्ती रखी कि आपको कहीं पे भी जाना हो तो इसमें चले जाएं। तो वो इतनी लग्जरी गाड़ी थी कि हमने कहा ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में और इतनी लग्जरी गाड़ियों में तो आज तक हमने नहीं बैठे हैं। खैर, तो मम्मी ने भी कहा कि उनको बोलो रिटर्न कर दें, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ये दे रहे हैं, हमारी आदत ख़राब ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से जब बिल्किस सीदी से हमारी मुलाकात हुई थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो किस तरह से जो है ईदी साहब के साथ गई थी उम्रे पे, और यहाँ से सारा जो है वो मोबाइल जो थी उस पे लोगों के साथ गए थे, और बड़ा एक काफिला लंबा बना हुआ था काफिला कुछ, बना जी। था और उसके साथ वो गई थी। वो उनका पहला सफ़र था। हाँ, यहाँ पे उन्होंने भी बताया। बहरीन में भी हम बादशाह के, वहाँ जो बहरीन का जो बादशाह है ना, हम उसके मेहमान थे। उन्होंने अपने वालिद का अवार्ड हमें दिया था, ईसा करके कुछ नाम था, ईसा अवार्ड। तो वो जो गाड़ियाँ थी वो शाही घर की थी, मतलब वो जो होता है ना सदारती महल होता है ना, उसकी गाड़ियाँ थी। तो वो हमने रिटर्न की, फिर एक दी थी जिसमें अवार्ड लेने जाना आने 2-3 दिन तक जो है वो हमें लेके गई, मुख्तलिफ दावतों में लेके जाना होता था, तो वो लेके जाती थी। अच्छा फैसल, हमारे देखने वाले ये ज़रूर चुनना चाहेंगे कि ईदी साहब जो है वो सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ थे, तो उसकी वजह क्या थी? ईदी साहब को सरमायादाराना निज़ाम कभी भी पसंद नहीं था। वो कहते थे कि अमीर और गरीब में इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। अमीर गरीब में अगर इतना फ़र्क होगा तो फिर समाज के अंदर बेरा रवी आएगी और क्राइम आएगा, गुर्बत आएगी, भूख आएगी, ये सारे मसले होंगे। और समाजी जो मसले हैं ये सारे ये गुर्बत की वजह से होते हैं। तो वो कहते थे कि जो है वो फ़र्क कम होना चाहिए अमीर और गरीब का, और बिल्कुल सही कहते थे वो ये बात। और ये असल में बेसिकली ये सोशलिज़म के हिमायती थे ईदी साहब, और जो है वो उस वजह से ईदी साहब इस नज़रिए को पसंद करते थे, और इसीलिए वो ये कहते थे कि सरमायादाराना निज़ाम जो है वो समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां पैदा करता है और बराबरी को ख़त्म कर देता है, और गरीब जो हैं वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। उनको हाउसिंग के मसले हो जाते हैं, पानी के मसले हो जाते हैं, सेहत के मसले, एजुकेशन के मसले। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड अगर करनी है तो फिर सरमायादाराना निज़ाम का ख़ात्मा होना चाहिए। तो आप पर इस सोच के क्या असरात आए? मैं भी पसंद करता हूँ सोशलिज़म को। ईदी साहब की वजह से जो है मैं भी जो है वो इसी नज़रिए का हामी हूँ, और जो है वो बिल्कुल होना भी चाहिए यही। इसी तरीके से अमीर गरीब के अंदर कम से कम फ़र्क होना चाहिए ताकि समाज जो है उसमें बराबरी पैदा की जा सके और गरीबों को जो है वो बुनियादी सहूलतें हैं वो दी जा सकें। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ईदी साहब जो है वो शायद इलेक्शन में भी शरीक हुए थे ना, उन्होंने ऐसा बेहतर क्यों समझा था? ईदी साहब ने शुरू में 1962 के जो बीडी का इलेक्शन था, बेसिक डेमोक्रेसी का, अयूब खान के ज़माने में, उसमें हिस्सा लिया था, उसमें जीते थे। और एक दफ़ा 1974 में सूबाई इलेक्शन लड़े थे ईदी साहब, बाई इलेक्शन था। 71 जो है 70 जो है उसमें इलेक्शन जो रेगुलर इलेक्शन हुए थे, और 73 में उसी इलेक्शंस की वजह से जो है वो असेंबली बनी थी, और 74 में बाई इलेक्शन हमारे इलाके का हुआ था, तो ईदी साहब ने उसमें हिस्सा लिया था और बहुत ही कम मार्जिन से जो है वो हार गए थे। फिर इसके बाद इन्होंने जो है वो बोतल निशान था इनकी, दवाई की बोतल जो है वो इनकी निशान थी, और हालांकि जो रूलिंग पार्टी होती है हमेशा बाई इलेक्शन में वही जीतती है, तो ईदी साहब इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। तो अब मुझे याद नहीं है कौन जीता था, लेकिन ईदी साहब बहुत कम मार्जिन से जो है वो हारे थे, बहुत कम मार्जिन से हारे थे। और इन्होंने ये कहा था, बाद में इनको पता चला था कि हमने धांधली की थी आपको हराने के लिए, और अच्छा हुआ ईदी साहब हार गए, ना तो फिर वो पॉलिटिक्स में चले जाते और कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ भी नहीं करते। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन में जीतना ना, जो आखिरी मर्तबा की आप बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि बेहतर रहा वो इस वजह से कि वो फिर इंसानियत वाले उसमें से जो लोगों की मदद है उससे ज़रा दूर हो जाते? हाँ, अपने कामों से फिर दूर हो जाते हैं, और उस वक्त इदारा छोटा था, बढ़ तो गया था। 1974 में ईदी साहब के पास गालिबन 8 या 10 एम्बुलेंसेज हो गई थी, और अब काफ़ी इलाके में, शहर के अंदर जो है वो इनकी सर्विसेज शुरू हो गई थी कराची में।
और काफ़ी लोग जानने लगे थे उनको। फिर जो है वो इसके बाद फिर इलेक्शन में नहीं गए, फिर वो फिर सेंटर को फैलाने में पूरे मुल्क में सबसे पहले ठट्ठा में हाल से पहला सेंटर खोला, फिर दूसरा सेंटर जो है वो पेशावर में जाके खोला है उन्होंने। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांजो प्रोग्राम जेको आहे अनटोल्ड स्टोरीज़ में फ़ैसल ईदी ऐं सबा फ़ैसल सां असांजी गुफ़्तगू हले पई ऐं कई अहिड़ा पहलू ईदी साहब जे हवाले सां, बिल्किस ईदी साहब जे हवाले सां तव्हांजे साम्हूं आया। हीअ असांजो पहिरियों जेको आहे उहो हिन प्रोग्राम जो हिसो आहे। हिन प्रोग्राम मां असांखे हिन वक़्तु इजाज़त ॾींदो अल्लाह भाई।